पेपर के हवाले से बात करेंगे और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये पेपर है बीएड का। तो इसके मैं इम्पोर्टेंट सवाल को डिस्कस करूंगा, लेकिन वो सवाल जो हम सेल्फ राइटिंग से नहीं लिख सकते। उसमें से पहला सवाल है कि आप मेरे अल्फाज को सुनेंगे, बहुत शार्ट वर्डिंग होगी, लेकिन आपके जो है किताब के मुताबिक होगी ताकि याद करने में आसानी हो। तो पहला सवाल है, डिफाइन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज होती है? सबसे पहले है लफ्ज एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्ज जो है लतीनी ज़बान के लफ्ज मिनिस्टर से निकला है, जिसके मानी होते हैं सर्विस। तो इसका मतलब हुआ खिदमत करना। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ कि तमाम वो रिसोर्सेज जो तलीम में आ सकते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज भी, मटेरियल रिसोर्सेज भी, बाय इंटीग्रेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू ऑब्टेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इसमें बहुत सी टाइप है। पहली टाइप है स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता है कि तमाम लोगों की राय के मुताबिक जो चीज बनती है वोटिंग से, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर आगे है ऑपरेशनल डेमोक्रेसी। उसके बाद है जस्टिस, इंसाफ, हर जगह इंसाफ होना चाहिए। फिर है जी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी सबके लिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फिर है प्रूडेंस। प्रूडेंस का लफ्ज है PRUDENC। इसका मतलब होता है मोहतात, यानी जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो वो मोहतात भी हो, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, लोगों की राय के मुताबिक उसको वो फ्लेक्सिबल हो जाए, और जो अच्छे उसके दिमाग हैं उसमें वो स्टेबल भी हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों उसका हिस्सा होनी चाहिए। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज होनी चाहिए और प्रिंसिपल्स होने चाहिए ये, ठीक है। और इसके बाद अगला सवाल आ रहा है जी, वो सवाल है गोल्डन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखें इस्लामिक प्रिंसिपल कौन से हैं। सबसे पहले हम कलमे पर बिलीव करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पर बिलीव करते हैं। फिर ये हम मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये हमारा बिलीव है। सबसे पहले ये हमारा बिलीव है, इस्लामिक बिलीव है। फिर इस्लामिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं एडमिनिस्ट्रेशन के? पहला जो है इसका जरिया कौन सा है, सोर्स है कुरान और सुन्नत। और फिर क्या है, हमने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए, असूल कौन से दिए हैं? इस्लाम ने ह्यूमन राइट्स दिए, ठीक है, और इस्लाम ने वुमेन्स को भी राइट्स दिए, इक्वल राइट्स। फिर क्या, इस्लाम में कुरान भी जवाबदेह है, रूलर आल्सो आंसरेबल है, वो जवाब देने के। और इसके अलावा जो कुरान है, ये सारी बातें मैं किताब से बता रहा हूँ। अच्छा, फिर इसमें यह है कि जो हमारा हुक्मरान होगा ना, वो इक़्तिदार अल्लाह का मालिक नहीं है, वो सिर्फ उसका मालिक है जो इसके मुल्क दिया गया। वो इक़्तिदार अल्लाह को खुदा ताला की अमानत समझकर इस्तेमाल करेगा, ठीक है। वो फिरौन नहीं बनेगा, वो इक़्तिदार अल्लाह को अल्लाह की मानत समझेगा और वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, ठीक है। तो वो उसके मुताबिक चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद है जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये कैसे हुई? इस्लाम ने प्रिंसिपल दिए ज़कात का, फितराना और सदका वगैरह वगैरह। इससे क्या हुई? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गई सब में। फिर क्या हो गया जी, रिलीजन मजहबी आजादी है। यहूदी अपनी इबादत कर सकते हैं, हिंदू अपनी कर सकते हैं, ठीक है, ईसाई अपनी कर सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं करना। लेकिन जो यहाँ रहेंगे, हिंदू रहेंगे, यहूदी रहेंगे, वो जजिया देंगे, टैक्स देंगे, जिसे जजिया कहते हैं। फिर इसके अलावा इस्लाम ने प्रिंसिपल दिया अकाउंटेबिलिटी का, उसमें जवाबदेह होता है कुरान, ठीक है। अगला सवाल जी, अगला सवाल यह है जी, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने जो है स्टेप आते हैं? पीछे हमने सवाल पढ़ा था जी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल पढ़े थे, प्रिंसिपल और थे। ये क्या है? डिफरेंट स्टेप्स हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रिंसिपल और थे। ये स्टेप्स हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के। सबसे पहले कौन सा स्टेप हो कोई भी एजुकेशनल? प्लानिंग। फिर आप उस प्लान को क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड स्टेप इज उसको लीडिंग, थर्ड स्टेप। चौथा कौन होगा? कंट्रोल करना, कंट्रोलेबिलिटी। चार स्टेप, पहला कौन सा? प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा
लीडिंग, और चौथा कौन सा होगा, कंट्रोलिंग। तो ये 4 स्टेप हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग, कंट्रोलिंग। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया जी, वाई सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हो इज डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो देखें, समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में डिफरेंस क्या है। देखिए, सुपरवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसमें एक ही डिफरेंस है। मिसाल है, स्कूल का प्रिंसिपल और या कॉलेज का प्रिंसिपल या कॉलेज का मालिक। कॉलेज का मालिक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और कॉलेज का प्रिंसिपल सुपरवाइजर है, क्योंकि वो डायरेक्ट असातिज़ा को चेक कर सकता है कि आपने कोर्स पढ़ाया या नहीं। आजकल जो मालिक है उन्हें, वो खुद वैगन चलाने वाले हैं, उन्हें क्या पता मतलब क्या ये कोर्स पढ़ाया। मालिक का तो ये काम ही नहीं है ना। प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है जी, प्रिंसिपल क्या करता है कि वो चेक कर सकता है, वो सुपरवाइजर है। और जो है क्या कहते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो है वो देखता है सिर्फ। तो इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होगी, द सुपरवाइजर चेक द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स एंड गाइड देम एट द टाइम अकॉर्डिंगली, दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्यू ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, या एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जो भी। तो इसमें आप क्या कहते हैं, बहुत से सुपरविजन क्यों नेसेसरी होती है। तो इसमें बहुत से स्टेप हैं जी। पहले है जी, टू सेट अप ए गोल, एक कामयाबी हासिल करने के लिए जो सुपरविजन है ना, वो बहुत ही नेसेसरी होती है। और प्रोफेशनली लोगों को ट्रेन करने के लिए तो ये बहुत ही नेसेसरी होती है। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए टीचर्स हैं मसलन, उनके ऊपर सुपरवाइजर होगा और थोड़े सीखेंगे कुछ, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। रियलाइजेशन भी डेवलप कराने के लिए मसलन वो रियलिज्म की तरफ आएंगे जब सुपरवाइजर होगा, चेक एंड बैलेंस होगा। और इसके अलावा प्रोफेशनल एटीट्यूड यानी प्रोफेशनल अवेयरनेस डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा सुपरविजन जब होगी, लोगों को पता होगा ये सुपरवाइजर है, तो वो अपने पब्लिक प्रॉब्लम उससे शेयर करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस भी पैदा हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी सुपरविजन के फायदों में। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। देखें, पहले हमने पढ़ा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल पढ़े, फिर हम मिक्स नहीं करने ये सवाल, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल पढ़े, फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेप्स पढ़े, फिर हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखें, ये जो एजुकेशनल क्या कहते हैं प्लानिंग है, ये इन्वॉल्व होती है, एजुकेशनल प्लानिंग इन्वॉल्व द प्रोसेस टू मेक एजुकेशन इफेक्टिव एंड ऑब्टेनिंग एम ऑफ द एजुकेशन। कि ये इसमें वो स्टेप होते हैं जो स्टेप एम्स ऑफ द एजुकेशन को क्या करते हैं, हासिल करने में मददगार होते हैं। तो सबसे पहला इसमें स्टेप होता है सोशल अप्रोच जो इसमें सबसे पहली होती है वो ये होती है सोशल डिमांड्स मेथडोलॉजी। फिर क्या होती है मैन पावर मेथडोलॉजी। फिर क्या है द रेट ऑफ रिटर्न होता है, मैन पावर प्लानिंग होती है, और आखिरी सोशल जस्टिस अप्रोच। ये मैं अप्रोच सारे बता रहा हूं, मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड, द रेट ऑफ रिटर्न, सोशल जस्टिस अप्रोच। तो ये 2-3 सवाल है, लेकिन ये मिक्स नहीं होने चाहिए। पहला एडमिनिस्ट्रेशन का था, उसके जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल और थे, फिर उसके बाद उसके स्टेप्स थे एजुकेशन के, वो और थे। अब मजीद कुछ सवाल हैं। एक अगला सवाल है जी, व्हाट फैक्टर अफेक्ट द स्कूल डिसिप्लिन। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं स्कूल डिसिप्लिन को। पहला है जी लैक ऑफ लीडरशिप इन टीचर्स जो है वो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर लीडरशिप नहीं है, तो डिसिप्लिन सारी बात है खराब ही होगा। तो दूसरी बात, स्टूडेंट्स भी आजकल ना रिस्पेक्ट ही नहीं करते, ठीक है, और जिस तरह पास्ट में करते थे, ठीक है। और तीसरा फैक्टर है जी करंट
एजुकेशनल हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि क्या रिस्पेक्ट करें। और चौथा जी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, बहुत ये किसके मैं बता रहा हूँ, फैक्टर अफेक्ट द स्कूल डिसिप्लिन। तो इसमें इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी है, डिसिप्लिन को डिस्टर्ब किया ना, मसलन वहां पे अगर अटेंडेंस जो है जदीद सिस्टम नहीं है स्कूलों में तो टीचर आएंगे 12 बजे आएंगे, अगर नहीं है जदीद सिस्टम वहां पे तो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज की वजह से नहीं है ना, तो फिर क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स। वो क्यों जी, मैच पर बातें करेंगे टीचर्स, आपस में बैठेंगे, कुत्तों की लड़ाई पर बातें होंगी, लेकिन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, ये एक है, या उनके डिसिप्लिन पर बात नहीं करेंगे, आपस में बैठेंगे तो इस तरह का मतलब जो भी है इररिलेवेंट ही बातें होंगी, कोई कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं होंगी। फिर कौन सी है, नॉन सीरियसनेस है टीचर्स की, इसकी वजह से, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और फिर क्या है, लैक ऑफ पंचुअलिटी, खुद अगर 12 बजे आ रहे हैं 11 बजे तो वो ये नहीं कह सकता कि टाइम पर आप आए बच्चों को। नो इंटरेस्ट इन स्टूडेंट पर्सनैलिटी, स्टूडेंट की पर्सनैलिटी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी, वो बस आए और चले जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेशक क्या से क्या हो जाए, देखते देखते कोई पता नहीं है, ठीक है जी। फिर क्या है जी, टाइम टेबल कोई मखसूस कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, ठीक है। क्लास बजी, बेल 9:40 पे हो गई क्लास, तो ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है, माना पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस तरह तो ना पढ़ाएं, अपने टाइम के अंदर रहते हुए पढ़ाएं, ठीक है। वो मौलवी तो ना बने जिससे पहली दफा माइक मिला है और वो कहता है जी इसकी भी फरमाइश है, उसकी भी फरमाइश है, होती किसी की नहीं है फरमाइश, वो आगे ही पढ़ता जाता है, खुद अपने टाइम के अंदर रहे, उसको क्या कहते हैं जी, टाइम टेबल मैनेजमेंट। फिर क्या है जी, अनफेयर मीनिंग्स, ठीक है, जदीद तरीके आ गए जी नकल के, ठीक है, ये भी जो है क्या कहते हैं फैक्टर है एक डिसिप्लिन का जो नहीं हो सकता, जिसमें अफेक्ट करता है। फिर आ गया जी एजुकेशनल फाइनेंसिंग, ये समझ लें कि एजुकेशनल फाइनेंसिंग क्या है। गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कुछ इदारे या जराए जो क्या कहते हैं रकम इकट्ठी करें और एजुकेशन पर लगाएं, इसे कहते हैं एजुकेशनल फाइनेंसिंग। तो इंग्लिश में इसको कैसे हम करेंगे, एजुकेशनल फाइनेंसिंग रेफर्स टू गवर्नमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस बाय विच रेवेन्यू इज जनरेटेड थ्रू टैक्स फीसिस एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्कूलिंग। तो ये क्या होगी, एजुकेशनल फाइनेंसिंग की डेफिनेशन हो गई। फिर इसकी सोर्स हैं, सोर्स कौन से होंगे जी, एक है फेडरल गवर्नमेंट का सोर्स है, सवाल क्या होता है इसका, एजुकेशनल फाइनेंसिंग। अब इसके सोर्स हम पढ़ रहे हैं, तो सोर्स में पहले क्या है, फेडरल गवर्नमेंट का है, फिर कौन सा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर कौन सी है जी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या है चौथा फीस से, ये भी सोर्स ही है ना एक। तो फिर इसके अलावा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल फाइनेंसिंग, हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, तमाम मुल्कों में जी गवर्नमेंट भी स्कूल होते हैं और क्या होते हैं प्राइवेट भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये इसके अलावा क्या है ये इसके अलावा हमारे जो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल फाइनेंसिंग की बात हो रही है ना, लेकिन कुछ इसमें फोर्सेस हैं जो अफेक्ट करती हैं डिमांड ऑफ एजुकेशन फाइनेंसिंग को के लिए, कुछ जो है ताकतें वो जोर देती हैं। वो कौन सी है, एक है माशरा, वो कहता है जी इल्म के लिए होना चाहिए जी, इल्म के लिए पैसे दें आप, होने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि घोड़ों की जो है उस पर उड़ाए जाते हैं पैसे, ठीक है। कुत्तों की लड़ाई में दिए जाते हैं, मुख्तलिफ और भी चीजें होती हैं जिसमें पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में, लेकिन इसमें नहीं होता। हमारी सोसाइटी कहती है कि जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं एजुकेशन पर भी पैसे हों, लगाए जाएं। रिलीजन कहता है कि इल्म हासिल किया जाए। पॉलिटिकम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी है उसको लाने के लिए एजुकेशनल जो है एजुकेशन को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक इनकलाब, 4 इनकलाब दुनिया में बहुत मशहूर है, 2 इनकलाब, एक तो वो इनकलाब है जो आज से 1400 साल पहले आया, जिसकी पूरी दुनिया एहसानमंद है, वो इनकलाब। एक वो इनकलाब था जो 18वीं सदी में आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन,
तो ये इनकलाब भी और वो इनकलाब भी जोर देता ही देता है एजुकेशन पर। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से आ जाते हैं जी? एक्सटर्नल फैक्टर ये आते हैं कि दूसरे मुल्क हमारे से आगे हो रहे हैं, दुश्मन मुल्क भी आगे हो रहे हैं, तो हमें बिना एजुकेशन पर पैसा लगाना चाहिए। इसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको एजुकेशन देनी, उन पर पैसा लगाना चाहिए, फाइनेंस मजबूत होना चाहिए, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए जी। देखें आगे हमने पढ़े लिखे लोग लाने हैं, फर्ज करें मैट्रिक फेल जो सदर है, अगर पढ़े लिखे लोग हम सदर लाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? मैट्रिक फेल भी सदर रहे हैं ना किसी मुल्क के, तो अगर पढ़े लिखे लोग लाने हैं तो फिर क्या एजुकेशन पर हम अपना बजट खर्च करेंगे। बिल्डिंग जो है वो भी उसकी अच्छी बनाने के लिए, उसको मौसर बनाने के लिए बजट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आगे काइंड्स ऑफ रजिस्टर, ये सेल्फ राइटिंग का सवाल है, ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ रजिस्टर, कौन कौन से रजिस्टर होते हैं? टीचर रजिस्टर, स्टूडेंट लीव रजिस्टर, क्लास टाइम टेबल और विजिटर रजिस्टर, स्कूल टेस्ट सीरीज रजिस्टर, लीव रजिस्टर वगैरह वगैरह, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस डिफरेंट वेज ऑफ फेडरल एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट। देखें सबसे पहले ये समझ लें कि जो एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट है सारा, ये इस सारे का इंचार्ज होता है उसे कहते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मिनिस्टर होता है, वो बैठता है एक ऑफिस में, उसका ऑफिस जो होता है वो एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट में होता है, और एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट का जो सरबराह होता है उसको कहते हैं उसको कहते हैं सेक्रेटरी कहते हैं। और सेक्रेटरी का जो दफ्तर होता है वो भी किस में होता है? एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट में होता है। लेकिन एजुकेशनल सेक्रेटेरिएट में छोटे छोटे विंग्स और सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अलग अलग नाम है। पहले का नाम है जी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, दूसरे का नाम है जी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विंग। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग कौन सा होता है? इट इन्वॉल्व्स मेकिंग रिक्रूटमेंट, भर्तियां जो जॉब्स की जो हो नहीं रही वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाता है। और फिर इसके बाद है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विंग। ये क्या करता है जी? ये 5 ईयर प्लान देता है, ठीक है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विंग 5 ईयर प्लान। और इसके बाद अलावा है प्राइमरी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशनल विंग। ये क्या करता है? इसका जो है ना, ये लिटरेसी किताबों में यही लिखा हुआ है, किताब से लिखा बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशनल विंग जो है ये लिटरेसी रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। किताब में लिखा हुआ है, देखा तो नहीं है हमने भी। अच्छा, फेडरल इंस्टीट्यूशन विंग, इसमें देखें फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल है फेडरल बोर्ड जो है ये इसमें आ जाता है ना, तो इसमें आर्मी के इदारे नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन इसमें एक और हमारे इस्लामाबाद में तो आ जाता है, इसमें फेडरल इंस्टीट्यूशन विंग में फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन जो सिंध में है उसमें है सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची, तो ये फेडरल बोर्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा है जी स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर विंग भी है, कुरिकुलर विंग्स भी है, जो फर्स्ट क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक टीचर्स ट्रेनिंग करता है। कौन सा? कुरिकुलर विंग। फिर है जी साइंस विंग। फिर है जी इंटरनेशनल कोऑपरेशन विंग। उसमें क्या होता है जी? अगर कोई इंटरनेशनली कोऑपरेट करता है जी। फॉरेन स्टूडेंट विंग, फॉरेन से जो स्टूडेंट दाखिल होते हैं यहाँ पे उनके लिए ये जो है विंग जो है काम करता है, ठीक है। और इसके बाद है जी हायर एजुकेशन एंड रिसर्च विंग, तो ये हायर एजुकेशन को डील करता है, HEC वगैरह। तो इसके अलावा जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सिप, जिसे कहते हैं सिस्टम ऑफ एवल्यूएशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिप मॉडल जिसे सिस्टम ऑफ एवल्यूएशन भी कहते हैं। ये दिया था जी डॉक्टर डैनियल स्टीफन बीन, नाम है डॉक्टर डैनियल स्टीफन बीन। तो इन्होंने मॉडल दिया था 4। अच्छा, इनके बारे में डॉक्टर डैनियल स्टीफन बीन के बारे में इन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है ये सिस्टम ऑफ एवल्यूएशन के लिए वक्फ कर दी थी, ठीक है जी। ये अमेरिकन का कहना है जी कि डैनियल स्टीफन बीन ने अपनी सारी जो लाइफ है ये एवल्यूएशन के लिए जो है वक्फ कर दी थी। तो इन्होंने कौन सा एवल्यूएशन दिया जो हम पढ़ रहे हैं? तो इसमें पहला स्टेप था सिप जो है CIPP, सिस्टम ऑफ एवल्यूएशन में डॉक्टर डैनियल स्टीफन बीन ने कौन सा दिया जी? कॉन्टेक्स्ट दिया,
उन्होंने कहा 4 स्टेप होंगे। पहला या कंटेक्स्ट होगा, फिर इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर प्रोडक्ट आएगा। कंटेक्स्ट में डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर डैनियल स्टीफल बीम ने कहा कि कंटेक्स्ट में हम सबसे पहले फोकस करेंगे गैदरिंग इंफॉर्मेशन में, और टू इम्प्रूविंग गोल्स क्या करेंगे, गैदरिंग इंफॉर्मेशन करेंगे और क्या करेंगे उसमें इंप्रूव करने के लिए हमारे गोल्स। इनपुट में क्या करेंगे, पहला स्टेप कंटेक्स्ट, फिर इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर प्रोडक्ट। कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट। कंटेक्स्ट में क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इनपुट में क्या करना है, प्लानिंग करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है। जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आया वो दुरुस्त थी या गलत। मसलन मैं आपको ये सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ, किताब में ये चीजें लिखी हैं। कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट, इनको कैसे, मसलन इंफॉर्मेशन, ये कंटेक्स्ट की मैंने कर दी ना, फोकस करता है। मैं अभी इनपुट को कर रहा हूँ डिफाइन। इनपुट में ये होता है, आपने फर्स्ट करें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि हमें टीचर जरूरत है जी। एक स्कूल है वो क्लास 1 से क्लास 12 तक है, तो एक बंदा कहता है जी हमें टीचर जरूरत है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए, लेकिन वो दोबारा, वो था कॉन्टेक्स्ट में। इनपुट में क्या है, दोबारा उसको किया गया, देखा गया, तो उन्होंने देखा तादाद तो ज्यादा है, जो क्लास 1 है उसमें ज्यादा है, तो उसके लिए तो टीचर है ही नहीं, तो वहां ज्यादा जरूरत है, उसको उन्होंने दुरुस्त किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर आखिर में क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट, ये 4 चीजें हो जाएंगी। सही है जी। तो ये सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप डॉक्टर डैनियल स्टीफल बीम ने दिया था। इसमें 2 चीजें हैं जी, प्रोसेस में जो है मैनर्स भी आ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाती है। जारी बात है, वो पता चल जाएगा ना जब आप करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया था, कंटेक्स्ट किया था ना, फिर उसके बाद क्या था, इनपुट में आपने कर लिया, फिर प्रोसेस में आप क्या करेंगे, उसमें सही मेहनत से देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे चीजें। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट भी करेंगे, लाएंगे, और फिर उसके इम्पैक्ट देखेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इस पर, या इसका कितनी देर ये स्टेबल रहेगा। सस्टेबिलिटी पर इसकी बात होगी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पर इसकी बात होगी। फिर मैं इसमें की 2 चीजें आ जाएंगी, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ठीक है। 2 चीजें इस पर भी आपने देखना होगा प्रोडक्ट के बाद। तो ये 2 चीजें थी। ये किसका, डॉक्टर डैनियल स्टीफल बीम ने सिस्टम ऑफ एवल्यूएशन पर रोशनी डाली थी, तो ये मैंने इस पर आपको बताया, ठीक है। से और इम्पोर्टेंट भी है कुछ सवाल, वो भी। तो सवाल है कि सुपरविजन्स किसे कहते हैं और उसकी टाइप कितनी है। तो सुपरविजन क्या होता है, पहले भी बात हो गई थी सुपरविजन पे, कि सुपरविजन है कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस चेक करना और उनको उसी वक्त ठीक करना और उन्हें उसके बारे में हदायत देना। इसको क्या कहते हैं, सुपरविजन। टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर एंड गाइड देम अकॉर्डिंग टू इट, इट इज कॉल्ड सुपरविजन। देखें, इसकी टाइप्स और काइंड्स एक ही बात है। ये सवाल आया हुआ है, तो इसकी टाइप्स में पहली टाइप है, सुपरविजन की कितनी टाइप्स होती हैं। पहली है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मिसाल के तौर पर स्कूल में आपके जो AEO आते हैं, उसको इंस्पेक्शन में आ गया, वो सुपरवाइजर कौन सा हुआ, इंस्पेक्शन तरीके से आया। एक है जी लेजेस फेयर। आप किताब से भी कंसल्ट करें, आपको सही समझ आए। लेजेस फेयर क्या है, लेजेस फेयर ये है कि प्रिंसिपल के बगैर खुद टीचर ना एक टास्क बना लें, फिर वो उस टास्क को खुद ही अब एक उसका निगरान बना लें, फिर उसको पूरा करें। ये क्या है, लीजेस फेयर। लेकिन एक है कोरेसिव। कोरेसिव भी एक टाइप है किसकी, सुपरविजन की। सुपरविजन की पहली टाइप इंस्पेक्शन बताई, वो क्लियर है। दूसरी मैंने बताई जी लीजेस फेयर बताई, जिसमें हम कहते हैं जी प्रिंसिपल के बगैर एक बना लिया और हमने उसकी ताबे चलना है, कोई खास टास्क पूरा करना है। मसलन हमने क्या करना है जी, स्कूल में सफाई के वाले से कुछ प्रोग्राम करना है या कुछ और करना है, कोई एनुअल रिजल्ट के वाले से सेरेमनी करनी है, तो सारे कॉर्पोरेशन से के अंडर हम हो गए टीचर के, तो इसको लेजेस फेयर कहते हैं। फिर आगे है कोरेसिव। कोरेसिव का मतलब यह है कि पनिशमेंट के जरिए, मसलन प्रिंसिपल जो है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है जी, वो कहे जी अगर इनका रिजल्ट इतना ना आया तो आप फारक हैं जी, आप जाएं।
तो पनिशमेंट के जरिए जो सुपरविजन की जाती है उसे कोरेसिव कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है जी ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, उनको ट्रेन करना बकायदा जी, टीचर्स ट्रेनिंग हो तो इसको कहते हैं। डेमोक्रेटिक क्या है जी, तमाम लोगों के मशवरे से एक बंदा चुना जाए, उसे डेमोक्रेटिक कहते हैं, सुपरवाइजर हो जो। तो ये क्या हो गया जी, ये 2017 में आया हुआ था सवाल ये, ठीक है। और फिर इसके बाद है जी मैंने इसकी टाइप्स अभी बताई थी, ठीक है। ये अभी याद रखना है, इसी से मिलता जुलता सवाल अभी हम पढ़ने लगे हैं। सुपरविजन की टाइप में पहले मैंने इंस्पेक्शन टाइप काइंड भी से कहते हैं, इंस्पेक्शन, लेजिस्फेयर, कोरेसिव, और फिर मैंने चौथे पर बताई थी जी प्लानिंग, क्या ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, पांचवे पर डेमोक्रेटिक। अब मैं बताने जा रहा हूँ जी, ये थी काइंड्स और ये हैं, मैं अभी बताने जा रहा हूँ सुपरविजन की जो है टेक्निक। टेक्निक और चीज है, टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब ये होता है सुपरवाइजर पहले मना कर दे जी ये आपने काम नहीं करना, ठीक है। प्रिवेंटिव बस मना कर दे, प्रिवेंटिव 12 से पहले छुट्टी नहीं देनी जी बच्चों को, प्रिवेंटिव। कुरेक्टिव वो दुरुस्त कर दे जी ये आपने गलत किया है जी, ये दुरुस्त है जी। और कंस्ट्रक्टिव वो तामीरी हो। और चौथा क्रिएटिव। तो पहले हमने पढ़ी काइंड्स, अब हमने पढ़ी टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में सबसे पहले क्या पढ़ी थी, सबसे पहली टेक्निक थी प्रिवेंटिव, फिर हमने पढ़ी करेक्टिव, फिर हमने पढ़ी कंस्ट्रक्टिव, और फिर है जी क्रिएटिव। प्रिवेंटिव पहली थी, करेक्टिव दूसरी थी, और कंस्ट्रक्टिव तीसरी थी, चौथी कौन सी थी, क्रिएटिव। तो 4 टेक्निक्स हैं। वो जो हमने पढ़ी है काइंड्स थी, काइंड्स और चीज है। काइंड्स में पहली काइंड्स थी इंस्पेक्शन थी, लेजिस्फेयर थी, कोरेसिव थी, और ट्रेनिंग एंड गाइडेंस थी। और ये जो सारी जो काइंड्स हैं, ये एक नाम था बर्टन। बर्टन नाम के एक बंदे ने ये एक्सप्लेन की थी, ठीक है जी। ये जितनी भी काइंड्स मैंने बताई हैं, इंस्पेक्शन है, लेजिस्फेयर है, कोरेसिव है, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस है, डेमोक्रेटिक है, ये काइंड्स बता रहा हूँ, टाइप्स। और ये जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक डिफरेंस है। टेक्निक में मैंने अभी बताया प्रिवेंटिव पहले है, दूसरी टेक्निक में क्या है करेक्टिव, तीसरी में क्या है जी कंस्ट्रक्टिव, और चौथी में क्या है जी क्रिएटिव। ये हो गई जी। अच्छा, इसके बाद हमारे जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जी, इसके अलावा हाँ जी एक सवाल हो सकता है सुपरवाइजर की क्वालिटीज। वो जितनी क्वालिटीज जो क्वालिटीज एक अच्छे बंदे में होनी चाहिए वो आप लिख दें। इसकी हिंट है ना, कोई मतलब आप ऐसा कोई प्रिंसिपल देखें या एडमिनिस्ट्रेटर देखें जो बहुत नाअहल हो, तो वो नाअहल है, उसको अहल बनाने के लिए जो क्वालिटीज जरूरत है वो क्वालिटी आप सोच के ना लिख दें। तो ये सुपरवाइजर की क्वालिटीज होंगी, ठीक है। ये भी सवाल आया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, लिख तो ये भी सकते हैं। अच्छा, फंक्शंस एंड पावर ऑफ जिला नाज़िम, इसके ये भी सवाल आया है जी। तो ये क्या करता है जिला नाज़िम जी, प्रोवाइड विजन ऑफ विजन एक मुहैया करता है, ठीक है। फिर क्या है जी, कोऑपरेट विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट की जो इंतजामिया है उससे कोऑपरेट करता है। लॉज एंड रेगुलेशन में उनकी मदद करता है जी लागू करने में। तो एनुअल प्लान में भी ये मददगार होता है, बजट प्लानिंग में भी हिस्सा लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसिप्लिन है उसमें भी ये परफॉर्म करता है, और उनके सामने टैक्स प्रपोजल भी रखता है, ठीक है जी। और फिर क्या है जी, जिला मशावरती कमेटी जो होती है, जिली मशावरती कमेटी, इसके साथ मीटिंग करता है। और इसके अलावा जी तहसील की इंस्पेक्शन का भी जिम्मेदार है, और इसके अलावा तहसील की जो इंटरनल ऑडिट है उसका भी जिम्मेदार है, और इंटरनल ऑडिट की ये खुद देखभाल करता है, ठीक है। फिर आगे एक सवाल है जी, फेजेस ऑफ बजटिंग। तो बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग टारगेट्स। ये प्रोसेस है प्रिपेयर करना, टारगेट्स के लिए प्रिपेयर करना, टारगेट्स के लिए प्रिपेयर करने को क्या कहते हैं, बजटिंग। तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, इट हैज सेवरल फेजेस एट डिविजनल, प्रोविजनल एंड फेडरल लेवल। पहला फेज इसका ये होता है, किताब में एग्जांपल दी गई है कि 2001 में अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बुक्स पब्लिश करनी थी तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, फेज 1 में
3 फेज है बजटिंग के। आइडेंटिफाई किया कितनी बुक्स चाहिए थी, ठीक है। फिर उन्होंने फेज 2 में क्या किया, ये इधर लिखा है किताब में, उन्होंने देखा आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। दूसरे में क्या करना, पहले में आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट क्या है, दूसरे में आइडेंटिफाई रिसोर्सेज के रिसोर्सेज कितने हैं, और तीसरे में कॉस्टिंग, इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, वो ये सारा किस में आ गया, बजटिंग में आपका आ गया, ठीक है जी। फिर इसमें लिखा है जी स्कोप का क्या जी सवाल है, स्कोप ऑफ स्कूल क्या कहते हैं मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले है जी मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट्स। इसमें यह भी आ सकता है स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का जो मैदान होगा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना, करिकुलर और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज की मैनेजमेंट करना। तीसरा कौन सा है जी, ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, उनकी मैनेजमेंट करना। और चौथी चीज फाइनेंशियल, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सब की आप क्या करें जी, मैनेजमेंट करें। इसको क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट में आ गया। आ गया जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये भी आया हुआ है। और इसमें सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट को, क्या प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट प्लानिंग बेसिकली होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ डिसिप्लिन फॉर स्टार्टिंग हाउ टू कंप्लीट इट इन विद अ टाइम। टाइम के अंदर रहते हुए एक जो है प्रोजेक्ट है, हम उसे कैसे खत्म करेंगे, कब खत्म करेंगे, इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ डिसिप्लिन फॉर स्टार्टिंग हाउ टू कंप्लीट इट विद इन द टाइम लिमिट। तो इसमें सबसे पहले डिफाइन किया जाता है प्रोजेक्ट, फिर उसके बारे में प्लान किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, आखिर में वो जब बन जाता है उसको क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट जी इंपॉर्टेंट सवाल जी, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन के। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस, सेकेंडरी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसके कितने हैं जी। सबसे पहले इसका क्या जिम्मेदारी होती है, तो ये याद रखें जो पंजाब वाला है ना वही आप सिंध वाला लिखें, उसकी भी यही जिम्मेदारी होगी, वही आप दूसरा लिखें KPK वाला। तो पहले क्या है, दे एडवाइज द प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट को क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, और ये क्या करते हैं जी प्राइमरी जो स्कूल हैं या कॉलेज हैं इन सब को ये ओपनिंग करने में ये मदद करता है जी। कौन, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो होता है ये इदारा। इसके बाद क्या है जी, ये प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट में मामल साबित होते हैं। इसके अलावा क्या है जी, ये खुद विजिट करते हैं ये डायरेक्टर जो हैं ये इदारों का, और फिर वहां पे जाके ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज नहीं है, फिर वो आगे इंतजामिया को पेश करते हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन के भी ये जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा है जी ऑडियो और वीडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, यह मैं पिछले जो है वीडियो में मौजूद है वो आप देख सकते हैं, उस वीडियो में ये दिया हुआ है ऑडियो और वीडियो विजुअल एड्स, ठीक है। तो वो ये पिछली वीडियो में होगा, वो दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ एक सवाल है, वो है जी क्लास मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देखें इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं, क्लास मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो ये क्या होगा जी, क्लास मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल ये है कि स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप जो है एक अच्छा होना चाहिए, मौसर होना चाहिए, टीचर से सवाल कर सके बच्चा, ठीक है जी। दूसरा ये है कि रूटीन एक होनी चाहिए, खास टीचर ने बनाई हो और उसके मुताबिक चले, ठीक है जी। फिर अब नया आपका जो उसका बिहेवियर है, प्रेजेंटेशन है, वो अच्छी होनी चाहिए। चौथा क्या है जी, उसके अंदर क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए जी, ठीक है जी, मोटिवेट कर सके बच्चों को, ठीक है। और ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मोटिवेशन उसके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो जिस तरह मर्जी मोटिवेट करे, ठीक है। मोटिवेट करना एक सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा मैंने बता दिया है, ज्यादातर हो चुके हैं सवाल। तो अगर ये आपको वीडियो उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा, कुछ ना कुछ। अगर मैंने 100 में से मैं कहूँ 5% भी अगर आपने सीख लिया तो एक किस्म की अच्छी बात है। तो इसको जो है ये मजीद जो लोग हैं बीएड में,
उन तक ये पहुंचाएं ताकि सब जो है इस्तिफादा हासिल करें। और इल्म की रोशनी है, ये फैलती रहनी चाहिए, क्योंकि इल्म एक रोशनी है और रोशनी चोर को अच्छी नहीं लगती, इसलिए इस रोशनी को फैलाएं और चोरों को डराएं। और अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज।